आज हम हिंदी साहित्य आदिकाल के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, सेलेक्शंस फ्रॉम हिंदी लिटरेचर के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए मोनियर विलियम्स, ऑप्शन नंबर बी लाला सीताराम, ऑप्शन नंबर सी वेस्कर, ऑप्शन नंबर डी देवी प्रसाद मुंशी। प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाला सीताराम। लाला सीताराम ने सेलेक्शंस फ्रॉम हिंदी लिटरेचर की रचना की। सेलेक्शंस फ्रॉम हिंदी लिटरेचर का जो रचनाकाल है वो है विक्रम संवत 1978 से 1984। रचनाकाल क्या है इस रचना का? विक्रम संवत 1978 से 1984, इसके बीच इन्होंने सेलेक्शंस फ्रॉम हिंदी लिटरेचर की रचना की। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, ठाकुर शिव सिंह सेंगर की रचना शिव सिंह सरोज का प्रकाशन किस संस्था ने किया? ऑप्शन नंबर ए नवल किशोर प्रेस लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी नागरी प्रचारणी सभा काशी, या ऑप्शन नंबर डी द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नवल किशोर प्रेस लखनऊ। नवल किशोर प्रेस लखनऊ द्वारा ठाकुर शिव सिंह सेंगर की रचना शिव सिंह सरोज का प्रकाशन किया गया। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, आदिकाल को विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल कहने वाले आलोचक हैं। ऑप्शन नंबर ए वासुदेव सिंह, ऑप्शन नंबर बी शैलेश जैदी, ऑप्शन नंबर सी सुमन राजे, ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ त्रिपाठी। प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी ने आदिकाल को विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल कहा। वासुदेव सिंह ने इसको क्या कहा? वासुदेव सिंह ने इसको उद्भव काल कहा। सुमन राजे ने आधार काल और शैलेश जैदी ने आविर्भाव कहा। शैलेश जैदी आविर्भाव काल, सुमन राजे आधार काल। सुमन राजे और मोहन अवस्थी दोनों ने इसको आदिकाल को क्या कहा? आधार काल कहा। वासुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभावों की मनः स्थितियों का प्रतिफलन है। उपर्युक्त परिभाषा किस विद्वान की है? ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नगेंद्र, या ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नगेंद्र। ये परिभाषा किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ सिद्ध साहित्य का आधार ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए साधन समुच्चय, ऑप्शन नंबर बी मंजूश्री मूलकल्प, ऑप्शन नंबर सी आदिकर्म प्रदीप, या ऑप्शन नंबर डी बौद्धगानो दोहा। प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बौद्धगानो दोहा। साधन समुच्चय, मंजूश्री मूलकल्प और आदिकर्म प्रदीप ये क्या है? आदिकर्म प्रदीप ये क्या है? सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ हैं। ये तीनों ही क्या है? सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ। बौद्धगान और दोहा इस नाम से हरप्रसाद शास्त्री ने 1917 में सिद्धों की वाणियों का संकलन किया। तो बौद्धगान और दोहा क्या है? सिद्धों की वाणियों का संकलन। और इस नाम से सिद्धों की वाणियों का जो संकलन किया था वो किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री ने किया। किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्धगानो दोहा नाम से सिद्धों की वाणियों का संकलन किया। और संकलन कब किया? 1917 में किया था। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन नंबर ए बच्चन सिंह, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है प्रश्न नंबर 6 हम देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। बौद्ध सिद्धों की साहित्यिकता संदिग्ध है। उन्होंने अनेक धर्मों के कर्मकांडों का उचित विरोध किया, किंतु स्वयं ऐसे कर्मकांडों की सृष्टि की जो और भी गर्हित थे। गर्हित मतलब जो ग्रहण करने के योग्य नहीं थे। कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नगेंद्र या ऑप्शन नंबर डी गणपत चंद्र गुप्त। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बच्चन सिंह। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। किस विद्वान ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसिक शब्द से मानी? ऑप्शन नंबर ए विंध्येश्वरी पाठक, ऑप्शन नंबर बी ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर सी शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी नरोत्तम स्वामी। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नरोत्तम स्वामी। नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी है? रसिक शब्द से। किस शब्द से मानी है? रसिक शब्द से। बाकी विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानी, यह भी हम देख लेते हैं। तो गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसूय यज्ञ से मानी। किससे मानी? राजसूय यज्ञ से। शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन या रसायन से मानी। शुक्ल ने किससे मानी थी? रसायन या रसायन से। कविराजा श्यामल दास, काशी प्रसाद जायसवाल, ये दोनों रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानते हैं? रहस्य से। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ शर्मा, चंद्रवली पांडे, इन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक शब्द से मानी है और यह सर्वमान्य भी है। रासो शब्द की जो सर्वमान्य मत है वो है रासक से, कि जो रासो शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो रासक शब्द से हुई है, यह सर्वमान्य मत है। और रासक शब्द से किसने इसकी उत्पत्ति मानी है रासो शब्द की? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा, चंद्रवली पांडे और गणपत चंद्र गुप्त। विंध्येश्वरी पाठक और हरप्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजयश से मानी है। किससे मानी है? राजयश से। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने राउस से, ग्रियर्सन ने राजा देश से मानी है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने राज शब्द से मानी है। और एक है पोपट लाल शाह। पोपट लाल शाह ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? रस से मानी है। पोपट लाल शाह ने किससे मानी है? रस शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। हिंदी में 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? हिंदी में 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो प्रश्न अलग हो जाएगा। यह है हिंदी में 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए जीवदया रास, ऑप्शन नंबर बी बीसलदेव रासो, या ऑप्शन नंबर सी नेमिनाथ रास, ऑप्शन नंबर डी स्थूलीभद्र रास। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बीसलदेव रासो। हिंदी में 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम बीसलदेव रासो में मिलता है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश भाषा नहीं माना? ऑप्शन नंबर ए मुनिजिन विजय, ऑप्शन नंबर बी मुनि कांति सागर, ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल मीनारिया या ऑप्शन नंबर डी सुनीति कुमार चटर्जी। इनमें से कौन सी विद्वान है जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश भाषा नहीं माना है? प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल मीनारिया। मोतीलाल मीनारिया ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश भाषा नहीं माना। तो उन्होंने इसकी भाषा को क्या माना है ये हम देखते हैं। तो मोतीलाल मीनारिया ने इनकी भाषा को डिंगल मिश्रित ब्रजभाषा माना। क्या माना इन्होंने? पृथ्वीराज रासो की भाषा को डिंगल मिश्रित ब्रजभाषा। डिंगल मिश्रित ब्रजभाषा माना इन्होंने। बाकी 3 हैं मुनिजिन विजय, मुनि कांति सागर और सुनीति कुमार चटर्जी। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश भाषा माना और मोतीलाल मीनारिया ने इनकी भाषा को डिंगल मिश्रित ब्रजभाषा माना है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं।
प्रश्न नंबर 11, हिंदी के प्रारंभिक भाषा रूप और छंद को समझने के लिए प्राकृत पैंगलम एक प्रामाणिक ग्रंथ है। कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन नंबर ए बाबू गुलाब राय, ऑप्शन नंबर बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नगेंद्र या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी के प्रारंभिक भाषा रूप और छंद को समझने के लिए प्राकृत पैंगलम एक प्रामाणिक ग्रंथ है। यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, संदेश रासक में कितने सर्ग हैं और इन्हें क्या कहा गया है? जैसे विद्वान अपने जो रचना है उनके जो सर्ग हैं उसका नाम रखते हैं। विभिन्न विद्वान अपने रचना के सर्गों का नाम अलग अलग रखते हैं। तो जो संदेश रासक है उसके सर्ग हैं, उन सर्गों का क्या नामकरण किया गया है और उसमें कितने सर्ग हैं? ऑप्शन नंबर ए है 3 सर्ग और प्रक्रम, ऑप्शन नंबर बी 5 सर्ग समय, ऑप्शन नंबर सी 7 सर्ग प्रकाश या ऑप्शन नंबर डी 8 सर्ग पर्व। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 सर्ग और इसके सर्गों को क्या कहा गया है? प्रक्रम कहा गया है। संदेश रासक में जो सर्ग हैं उनका क्या नाम रखा गया? प्रक्रम। जैसे समय, समय किसने अपने ग्रंथ के सर्गों का नाम रखा है? तो जो पृथ्वीराज रासो है उसमें जो सर्ग हैं उसके सर्गों को क्या कहा गया है? समय कहा गया है। जैसे कनवज समय, उसका जो एक सर्ग है उसका नाम रखा है कनवज समय। इसी तरह से पर्व, जैसे हम महाभारत में पढ़ते हैं, महाभारत में जो भी उसके सर्ग हैं उनका नामकरण पर्व से किया गया है, जैसे भीष्म पर्व, इस तरह से। तो इसमें संदेश रासक में इसके सर्गों को क्या कहा गया है? प्रक्रम कहा गया है। और इसमें कितने सर्ग हैं? 3 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस विद्वान की हैं? आगम बेय पुराणे पंडित मान बहंती। यह पंक्तियाँ किस विद्वान की हैं? ऑप्शन नंबर ए कढ़ेपा, ऑप्शन नंबर बी चरपटनाथ, ऑप्शन नंबर सी सरहेपा या ऑप्शन नंबर डी गोरखनाथ। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कढ़ेपा। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? कढ़ेपा की हैं। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रचना से रासो ग्रंथों की परंपरा की समाप्ति मानी जाती है? रासो ग्रंथों की समाप्ति नहीं मानी जाती है, रासो ग्रंथों की जो परंपरा चली आ रही थी उसकी समाप्ति मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर बी हम्मीर रासो, ऑप्शन नंबर सी विजयपाल रासो, ऑप्शन नंबर डी परमाल रासो। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हम्मीर रासो। हम्मीर रासो से रासो ग्रंथों की परंपरा की समाप्ति मानी जाती है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, किस रचनाकार की रचना और उसका रचनाकाल सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए खुमाड़ रासो, रचनाकाल 9वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी बीसलदेव रासो, रचनाकाल 1155 ईस्वी या विक्रम संवत 1212, ऑप्शन नंबर सी परमाल रासो, रचनाकाल 1178 ईस्वी या विक्रम संवत 1235, ऑप्शन नंबर डी हम्मीर रासो, रचनाकाल 1357 ईस्वी या विक्रम संवत 1414। तो प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी परमाल रासो। परमाल रासो उसका रचनाकाल सुमेलित नहीं है। तो परमाल रासो की जो रचना है, परमाल रासो की रचना कब हुई? 1173 ईस्वी में। ये लिख रहा है 1178, तो 1178 में इसकी रचना नहीं हुई। कब हुई? इसकी रचना हुई 1173 ईस्वी में। अगर हम इसको विक्रम संवत में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? विक्रम संवत 1230। कितना हो जाएगा? विक्रम संवत 1230। परमाल रासो की रचना कब हुई? 1173 ईस्वी। अगर विक्रम संवत में आए तब विक्रम संवत 1230 में इसकी रचना हुई। बाकी खुमाड़ रासो का रचनाकाल है 9वीं शताब्दी, बीसलदेव रासो 1155 ईस्वी या विक्रम संवत 1212, हम्मीर रासो 1357 ईस्वी या विक्रम संवत 1414।
प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों में से किस रचनाकार ने अमीर खुसरो की हिंदी कविताओं का संकलन खुसरो की हिंदी कविता नाम से 1922 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित करवाया? निम्नलिखित रचनाकारों में से किस रचनाकार ने अमीर खुसरो की हिंदी कविताओं का संकलन खुसरो की हिंदी कविता नाम से 1922 ईस्वी में कराया? इसमें डेट भी मेंशन है, 1922 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित करवाया। ऑप्शन नंबर ए मौलाना रशीद अहमद, ऑप्शन नंबर बी लाला भगवान दीन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर कादरी या ऑप्शन नंबर डी ब्रजरत्न दास। प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्रजरत्न दास। ब्रजरत्न दास ने अमीर खुसरो की हिंदी कविताओं का संकलन खुसरो की हिंदी कविता नाम से 1922 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित करवाया। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। निम्नलिखित पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? षट भाषा पुराणम च कुराणम कथितमया। ऑप्शन नंबर ए जसहर चर्यु, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज रासो या ऑप्शन नंबर सी परमाल रासो, ऑप्शन नंबर डी बैराट पुराण। प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज रासो। यह पंक्तियां किससे ली गई हैं? पृथ्वीराज रासो से ली गई हैं। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। धम्म परीक्षा या धर्म परीक्षा के रचनाकार हैं। धम्म परीक्षा का शुद्ध रूप क्या है? धर्म परीक्षा। इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए सुप्रभाचार्य, ऑप्शन नंबर बी रैदू, ऑप्शन नंबर सी हरिशेण सूरी या ऑप्शन नंबर डी हरिभद्र सूरी। प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरिशेण सूरी। तो धर्म परीक्षा या धर्म परीक्षा के रचनाकार कौन है? हरिशेण सूरी। सुप्रभाचार्य की रचना का नाम क्या है? तो सुप्रभाचार्य ने वैराग्य सार की रचना की। इनकी रचना का नाम क्या है? वैराग्य सार। पद्म ये है रैदू की रचना का नाम क्या है? पद्म पुराण। इनकी रचना क्या है? पद्म पुराण। पद्म पुराण के रचनाकार कौन है? रैदू। हरिभद्र सूरी ने किसकी रचना की? संत कुमार चर्यु। इनकी रचना का नाम क्या है? संत कुमार चर्यु। किसकी रचना है? हरिभद्र सूरी की। संत कुमार चर्यु। और सुप्रभाचार्य की रचना का नाम है वैराग्य सार। क्या नाम है इनकी रचना का? वैराग्य सार। सुप्रभाचार्य की रचना वैराग्य सार, रैदू की रचना पद्म पुराण, हरिभद्र सूरी की रचना संत कुमार चर्यु और हरिशेण सूरी की रचना का नाम क्या है? धम्म परीक्षा या धर्म परीक्षा। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। उपर्युक्त कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन नंबर बी रामवृक्ष बिनीपुरी, ऑप्शन नंबर सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। यह परिभाषा दी किसने दी? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित रचनाकार और उनकी रचना में से कौन सुमेलित नहीं है? नेमिनाथ चर्यु हरिभद्र सूरी, नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी, स्थूलिभद्र रास जिनधर्म सूरी या नेमिनाथ चौपई आसुगु। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेमिनाथ चौपई। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी नेमिनाथ चौपई। आसुगु की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? नेमिनाथ चौपई विनयचंद सूरी की रचना है। किसकी रचना है ये? विनयचंद सूरी की रचना है। नेमिनाथ चर्यु किसकी रचना है? हरिभद्र सूरी की। नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी की और नेमिनाथ चौपई विनयचंद सूरी की रचना है और स्थूलिभद्र रास जिनधर्म सूरी की रचना है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं।
हिंदी में रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य कौन सा है? हिंदी में रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य, इस बात पे आप ध्यान देंगे, ऐतिहासिक महाकाव्य। प्रश्न नंबर 21, हिंदी में रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भरतेश्वर बाहुबली रास, ऑप्शन नंबर बी रेवंतगिरी रास, ऑप्शन नंबर सी पंच पांडव चरित रास, या ऑप्शन नंबर डी नेमिनाथ रास। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंच पांडव चरित रास। पंच पांडव चरित रास हिंदी में रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य है। और ये पंच पांडव चरित रास किसकी रचना है? तो ये शालिभद्र सूरी की रचना है। इसके रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरी। और इसका रचनाकाल क्या है? इसका रचनाकाल है 1191 ईस्वी। पंचपांडव चरित्रास की रचना कब हुई? 1191 ईस्वी। और इसमें सर्ग कितने हैं? अगर सर्ग पूछा जाए तो इसमें 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं इसमें? 15 सर्ग हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? भरतेश्वर बाहुबली रास ये किसकी रचना है? ये भी शालिभद्र सूरी की रचना है। किसकी रचना है? ये भी शालिभद्र सूरी की रचना है। और इसका रचनाकाल क्या है? भरतेश्वर बाहुबली का रचनाकाल है वो है 1184 ईस्वी। कितना है ये? 1184 ईस्वी। भरतेश्वर बाहुबली रास में कितने छंद हैं? 205 छंद। कितने छंद हैं इसमें? 205 छंद। और इसका जो काव्य रूप है वो क्या है? खंड काव्य। भरतेश्वर बाहुबली रास क्या है? एक खंड काव्य है। और यह रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी है। भरतेश्वर बाहुबली रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी है। रेवंतगिरी रास के रचनाकार कौन है? इसे भी हम थोड़ा देख लेते हैं। यह है रेवंतगिरी रास के रचनाकार हैं वो है विजय सेन सूरी। इसके रचनाकार कौन है? विजय सेन सूरी हैं। विजय सेन सूरी। और इसका रचनाकाल है 1231 ईस्वी। कितना है? 1231। ये किसका रचनाकाल है? रेवंतगिरी रास का इसका रचनाकाल है 1231 ईस्वी। और यह है क्या है? रेवंतगिरी रास एक मुक्तक काव्य है और इसमें 4 कड़वक छंद हैं। कितने? रेवंतगिरी रास में कितने छंद हैं? रेवंतगिरी रास में 4 कड़वक छंद हैं। चार कड़वक छंद, यह भी आप याद रखिए। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।